हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू सीटेड विद एसपी सर। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं टॉप 100 क्वेश्चंस। इससे पहले भी दो क्लासेस में हमने 100 क्वेश्चंस की दो क्लासेस करवाई हैं, उनको अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा। और इस क्लास में भी हमने 100 क्वेश्चंस लिए हैं, ऐसे 100 क्वेश्चंस जो बहुत सुपर इंपॉर्टेंट है, मोस्टली कई बार रिपीट हुए हैं। और अब हमारा मेन मकसद यही है कि हम आपको देखिए, आपको थ्योरी जितनी पढ़नी थी आपने पढ़ ली। अब क्या है, लास्ट समय में आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं कर लीजिए। इन क्वेश्चंस के माध्यम से क्वेश्चन क्या रहेगा, उसका आंसर क्या रहेगा, और साथ में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो आपको समझना चाहिए वो हमने साथ में ऐड कर दिया है, वो बताते भी चलेंगे। ठीक है, बाकी अब लास्ट समय है, अब यही होना चाहिए कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन कर पाएँ, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे वो आपके बहुत काम आने वाले हैं। बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तीनों सब्जेक्ट की मैराथन क्लासेस करवा करके हमने थ्योरी कंप्लीट करा दी है, चैप्टर वाइज PYQs करवा दिए हैं। वो वीडियोज अगर आपने नहीं देखे तो देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहता है, महाजनपदों के राजाओं शासकों ने नियमित रूप से टैक्स वसूला। निम्न में से कौन से कर के स्रोत थे, कहाँ से टैक्स आता था, उसके सोर्सेज क्या थे, वो आपको यहाँ पे बताने हैं। फसलों पर टैक्स लगा दिया, शिल्पकारों पर टैक्स लगा दिया, व्यापारियों पर टैक्स लगा दिया, तीर्थयात्रियों पर टैक्स लगा दिया। कहाँ कहाँ टैक्स लगाया गया था बताइएगा। तो हमने आपको इसमें खूब पढ़ाया है कि महाजनपदों के राजा जो हैं वो विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता भी होती थी। भाई, उनके पास सेना बड़ी है, किले बड़े बड़े बन रहे हैं, है ना, तो ज़्यादा संसाधनों की जरूरत होगी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लगाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से टैक्स वसूलने लगे थे। अब वो जो है कि सिर्फ उपहारों पर निर्भर नहीं रहते थे, टैक्स वसूलने लगे थे। किस किस चीज़ पर टैक्स लगा दिया? फसलों पर टैक्स लगा दिया, कारीगरों के ऊपर टैक्स लगा दिया, पशुपालकों को जानवरों या उनके प्रोडक्ट के रूप में टैक्स देना पड़ता था। जो जानवर पालते थे वो जानवर का, जैसे दूध दही हो गया, है ना, मक्खन हो गया, घी हो गया, इस तरीके से जानवरों के प्रोडक्ट के रूप में उनको देना पड़ता था टैक्स। व्यापारियों को सामान पर टैक्स देना पड़ता था। आखेटक हो गए, शिकारी हो गए, संग्राहक हो गए, उनको जंगल से जो वस्तुएं मिलती थी वो टैक्स के रूप में उनको पे करनी पड़ती थी। ठीक है, तो अच्छा, यहाँ पे फसलों पर कर लगाया, शिल्पकारों पर टैक्स लगा दिया, व्यापारियों पर लगा दिया, लेकिन तीर्थयात्रियों पर टैक्स लगाया, ऐसा कहीं पर कोई ऑप्शन हमें देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए हम इसमें क्या करेंगे, ऑप्शन जो है हमारा डी है ये बाहर हो जाएगा। बाकी ABC तीनों राइट हो जाते हैं। ABC वाला ऑप्शन ढूंढ लो भैया, ऑप्शन ABC इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन के साथ में हम चले जाएंगे। वेरी गुड। अगला प्रश्न फिर आपसे कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चुनाव करें। देखिए, सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधनों की आवश्यकता होती थी। जी बिल्कुल, डेफिनेटली, अभी हमने समझा, जो सम्राट थे उनको राजाओं के कंपैरिजन में ज्यादा संसाधन चाहिए होते थे, ज़्यादा लोग चाहिए होते थे, है ना, उनको कर्मचारी भी रखने पड़ते थे, बड़े बड़े किले बनवाते थे। तो इस वजह से सम्राटों के पास बड़ी संख्या में टैक्स इकट्ठा करने वाले अधिकारी भी होते थे। जी बिल्कुल, टैक्स इकट्ठा करने वाले अधिकारी भी होते थे। और अब जो है कि जो राजा लोग थे वो लोगों के द्वारा लाए गए उपहार पर डिपेंड न रह करके क्या है, उनसे नियमित रूप से टैक्स वसूलने लगे थे। तो एक और दो दोनों ही ऑप्शन हमारे राइट हो जाते हैं। कथन एक जो है वो कथन दो की व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। बस इतना ही एक्सप्लेन करेंगे, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली सल्तनत का भाग नहीं है बताइए? राजपूत वंश, मंगोल, प्रारंभिक तुर्की शासक और सैयद वंश। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा? तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? मंगोल। ठीक है, कौन सा दिल्ली सल्तनत का भाग नहीं? मंगोल जो है ये दिल्ली सल्तनत का भाग नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 12वीं शताब्दी में प्रौद्योगिकी एवं शैली संबंधी दिखाई पड़ने वाला परिवर्तन था? कौन सा था भाई? चापाकार एवं चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग, अनुप्रस्थ टोडा निर्माण एवं चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग, अनुप्रस्थ टोडा निर्माण एवं चापाकार अनुप्रस्थ टोडा निर्माण एवं चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग। कौन सा ऑप्शन है जो इसमें राइट हो जाएगा? तो वो होगा हमारा चापाकार एवं चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग जो है ये 12वीं शताब्दी में टेक्नोलॉजी और जो शैली संबंधी दिखाई पड़ने वाला
परिवर्तन था। ओके, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट हो जाता है। मैं आपको ऑप्शंस चूज करने का टाइम भी देता हूँ, मौका भी देता हूँ, ताकि एक बार आप आंसर देख पाए अपने आप भी कि हाँ ये ऑप्शन हमारा राइट है। इससे आप अपने आप को जांच भी पाएंगे कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही विकल्प का चुनाव करें। कहता है 12वीं शताब्दी के अभिलेख संकेत करते हैं कि वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। ठीक है, वेरी गुड। एकता के विचार को प्रोत्साहित करने के लिए कई जनजातियों एवं विशेषज्ञता प्राप्त अधिकारियों को जातियों का दर्जा दे दिया गया था। नहीं, ऐसा नहीं कि विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पकारों को ही जातियों का दर्जा दिया गया, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। हाँ, ये बात ठीक है कि वर्ण की बजाय जो जाति थी वो समाज के संगठन का आधार बनी, इसलिए हमारा ऑप्शन एक जो है वो सही है, लेकिन जो दो ऑप्शन है वह गलत हो जाता है। आई मीन टू से कि ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ नियम सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। जी हाँ, हमने खूब पढ़ा है कि किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ नियम सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचा रहे थे। 1824 में सिपाहियों ने समुद्र के रास्ते बर्मा जाने से मना कर दिया, परंतु जमीन के रास्ते जाने को वो तैयार थे कि हम जमीन के रास्ते चले जाएंगे, लेकिन हम जो है कि समुद्र को लांग करके नहीं जाएंगे। ये उनके धर्म के खिलाफ था। ठीक है, ये बात दोनों ही सही है हमारी। कथन एक और दो दोनों सही है, लेकिन कथन एक दो कथन एक का उदाहरण है यहाँ पे। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा भाई। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, सरल क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। चलिए, अगला प्रश्न हमसे कहता है कि जनजातियों का उनके प्रभाव वाले क्षेत्रों के साथ सुमेल करना है। खोखर जनजाति कहाँ पाई जाती थी, बताओ कहाँ? ये मुल्तान में, पश्चिमी हिमालय में, पंजाब, लंगाहा, बलोच, गद्दी, गडरियों की जनजाति कहाँ पाई जाती थी? तो आपको हम बता दें, पंजाब में खोखर जनजाति जो है ये 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। ठीक है, ए जाएगा थर्ड के साथ में, ए गया थर्ड के साथ में। अब दो ऑप्शन यानी कि दो हटा दो, दो ही बचे। लंगाहा की अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए, मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगाहा और अरघुन लोगों का प्रभुत्व बहुत अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। तो लंगाहा जाएगा मुल्तान के साथ में, यानी कि बी गया फर्स्ट के साथ में, यहाँ बी फर्स्ट के साथ में है, यहाँ बी फोर्थ के साथ में, मतलब ये ऑप्शन भी हट जाएगा, सिर्फ यही ऑप्शन बचेगा। बलोच की अगर हम बात करें तो बलोच जो है ये हमारा उत्तर पश्चिम में, कहाँ? उत्तर पश्चिम में, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ये जो बलोच जनजाति है ये बहुत शक्तिशाली थी। और ये जो बलोच थे ये अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। ओके, फिर आता है गद्दी। तो देखिए, पश्चिमी हिमालय में गद्दी गडरियों की जनजाति रहा करती थी, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसी तरीके से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ब्रिटिश शासन की आदिवासी मामलों में भूमिका के संदर्भ में कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चुनाव करें। पॉइंट 1 कहता है कि ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कार्यों और ताकत में बहुत परिवर्तन आया। फिर है कि आदिवासी मुखियाओं को कई गांवों पर जमीनों का मालिकाना हक मिला और साथ में जमीन को किराए पर देने का अधिकार भी था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसमें हमारे जो दोनों ही ऑप्शंस हैं वो राइट हो जाते हैं। दोनों ही ऑप्शंस इस क्वेश्चन के सही है। नेक्स्ट वन इज कि निम्नलिखित संस्थाओं का उनके द्वारा किए गए कार्यों के साथ मिलान करना है। ब्रह्म समाज ने क्या किया? ये सोच और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग थी। समाज सेवा द्वारा मुक्ति पर जोर दिया इसने। मूर्ति पूजा बलि का निषेध किया, या फिर जातीय भेदभाव की समाप्ति पर बल दिया। आइए मैं एक एक समझा देता हूँ। देखिए, जो ब्रह्म समाज की अगर हम बात करें तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1830 में। ठीक है, और ये संस्था जो है वो सभी प्रकार की मूर्ति पूजा और बलि के विरुद्ध थी। कौन? ब्रह्म समाज। ओके, तो इसको ऑप्शन 3 से मिला दो। ए जाएगा थर्ड के साथ में। ठीक है, बाकी ए फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड तीनों ही ऑप्शंस नहीं है, ए थर्ड के साथ में। अब डेरोजियो एवं यंग बंगाल की बात करते हैं तो देखिए इसके बारे में थोड़ा समझिए। 1820 के दशक में हेनरी लुई विवियन डेरोजियो द्वारा शुरू किए गए यंग बंगाल मूवमेंट में
इनके विद्यार्थियों ने परंपराओं और रीति रिवाजों पर उंगली उठाई, महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की और सोच व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग भी की थी। ठीक है, सोच और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए इन्होंने अभियान चलाया था। तो डेरोजियम यंग बंगाल जो है ऑप्शन फर्स्ट के साथ में चला जाएगा। वेद समाज की बात करें तो देखिए मद्रास चेन्नई में 1864 में, ठीक है, कब की बात है, 1864 की है। ओके, 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, वेद समाज किससे प्रेरित था अगर पूछ ले तो वेद समाज जो है ये ब्रह्मो समाज से प्रेरित था। किससे प्रेरित था? वेद समाज हमारा ब्रह्मो समाज से प्रेरित था। ठीक है, और वेद समाज ने क्या किया? जातीय भेदभाव की समाप्ति करने और विधवा विवाह तथा महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए इसने काम किया था। अब आती है बात रामकृष्ण मिशन की। देखिएगा, रामकृष्ण मिशन की अगर हम बात करें तो इसके बारे में भी थोड़ा आपको बता दें हम कि जो रामकृष्ण मिशन किसके साथ जाएगा, ये हमारा ऑप्शन समाज सेवा द्वारा मुक्ति की बात करता है। रामकृष्ण मिशन का नाम स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया था और ये मिशन समाज सेवा, क्या ये मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर देता है, इसलिए यह हमारा ऑप्शन सेकंड के साथ में चला जाएगा। मुझे लग रहा है अब आप ठीक से समझ गए होंगे। तो ध्यान रखिएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना 1830 में हुई और भैया ये जो है कि हेनरी डेरोजियो यंग बंगाल 1820 के दशक में चला और ये वेद समाज जो है ये हमारा ब्रह्म समाज से प्रेरित था, 1864 में इसकी स्थापना हुई। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लीजिएगा। प्रश्न बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमहंस मंडली का गठन डैश के उन्मूलन के लिए हुआ था। किसके लिए? सती प्रथा के उन्मूलन के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, हत्या, बाल विवाह या जाति व्यवस्था? क्या हो जाएगा राइट आंसर? परमहंस मंडली का जो गठन है यह जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिए किया गया था। किसके लिए? जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिए। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है श्री नारायण गुरु ने जाति समानता को सिखाया, मुख्यतः क्या सिखाया? देखिएगा उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि एझावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। उन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया। उन्होंने किस बात का विरोध किया? कि जो जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के साथ जो भेदभाव होता है कि तुम ऊंची जाति के हो, तुम नीची जाति के हो, इसलिए, ठीक है, इसका उन्होंने विरोध किया। उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है। ठीक है, उनका एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट था, ओरू जाति ओरू मतम ओरू देवम मनुष्यानि, यानी कि मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर है। ठीक है, अब इसके बारे में देखिए, जातियों के निर्धारित कार्यों से बाहर काम के अवसरों की मांग करके उन्होंने, या फिर इस विचार को प्रोत्साहित करने के लिए कि सभी मानव की एक ही जाति है, सभी मानव एक ही जाति से हैं, ये तो ठीक है। पश्चिमी शिक्षा के माध्यम से लोगों के सामाजिक स्तर को बेहतर करना, तो इसमें राइट आंसर हमारा सिर्फ बी है। कौन सा है? बी। श्री नारायण गुरु ने जाति समानता को सिखाया कि मुख्यतः इस विचार को उन्होंने प्रोत्साहित किया कि सभी मानव की एक ही जाति है, सभी मानव की एक ही जाति है। अगला प्रश्न हमसे कहता है कि निम्नलिखित कॉलम का मिलान कीजिए, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। देखिएगा, रॉलेट सत्याग्रह कब हुआ भाई? ये अगर आपको पता होगा तो आप इसका राइट आंसर कर पाओगे। रॉलेट सत्याग्रह कब हुआ? ये हमारा 1919 में हुआ। फिर पूर्ण स्वराज की मांग की अगर हम बात करें तो ये जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, 1929 में। दांडी यात्रा कब हुई थी? तो दांडी यात्रा हमारी 1930 में हुई। और असहयोग आंदोलन कब चला? 1921 में। इस तरीके से A3, B4, C सेकेंड, D1 के साथ में हम चले जाएंगे। अगला प्रश्न ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से कानून द्वारा ब्रिटिशों ने भारतीयों की प्रांतीय स्वायत्तता दी थी? कौन से कानूनों द्वारा? मोरेलो मेंटो सुधार 1909, रॉलेट कानून 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947? किसके, कौन से कानून द्वारा ब्रिटिशों ने भारतीयों की प्रांतीय स्वायत्तता दी थी? किसके माध्यम से? उन्होंने दी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। किसके तहत? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। कहता है कि स्वतंत्रता के पश्चात भी अंग्रेजी भाषा प्रयोग में रही क्योंकि राज्यों के मध्य प्रशासनिक लेन देन एवं संप्रेषण सरल रहे होंगे।
या फिर राजभाषा के रूप में अंग्रेजों को स्वतंत्रता पश्चात निर्विरोध स्वीकार कर लिया गया। ऐसा थोड़े कि जो है कि अंग्रेज को निर्विरोध स्वीकार कर लिया गया, ये ऑप्शन गलत है। बाकी जो फर्स्ट ऑप्शन हमारा कि स्वतंत्रता के पश्चात भी अंग्रेजी भाषा प्रयोग में रही, क्योंकि राज्यों के मध्य प्रशासनिक लेन देन एवं संप्रेषण सरल होंगे इससे। तो ऑप्शन हमारा जो है ए सही है, बी गलत है। क्या हो जाएगा? ए सही है परंतु कथन बी गलत है। ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न पढ़िए, कहता है सौरमंडल में जैसे जैसे हम सूर्य से दूर होते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है? ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने का समय बढ़ता जाता है। बात तो ठीक है, ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने का समय घटता जाता है। ग्रहों द्वारा अपने अक्ष पर एक घूर्णन करने का समय बढ़ता जाता है। ये सारे ऑप्शन गलत है। हमारा फर्स्ट ही राइट है कि ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने का समय बढ़ता जाता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। किस देशांतर को भारत के लिए मानक यामी उत्तर माना गया है? 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 पूर्व, 81 30 पश्चिम या फिर 81 30 पूर्व। तो ये माना गया है हमारा, कौन सा माना गया है? 82 30 पूर्व। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। हम लोगों ने उसमें एनसीईआरटी में इस चीज़ को खूब पढ़ा है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंडीज पर्वत और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से संबंधित है? आपको बताना है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट हमारा ठीक हो जाएगा। चलिए, विषुवत रेखा इन दोनों क्षेत्रों से होकर गुजरती है, मकर रेखा इन दोनों क्षेत्रों से होकर गुजरती है, दोनों एक ही समय क्षेत्र में स्थित हैं, दोनों महाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित है। तो सिंपल सी बात है कि जो है कि मकर रेखा इन दोनों क्षेत्रों से होकर के गुजरती है। ये बात एंडीज पर्वत और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से रिलेटेड है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि ग्लोब किसी एक देश के बारे में मानचित्रों की अपेक्षा ज़्यादा जानकारी देता है। गलत बात है, क्योंकि ग्लोब तो पूरी पृथ्वी की बात करता है। किसी एक पर्टिकुलर देश के बारे में हमें मानचित्र जो है वह ग्लोब से ज़्यादा जानकारी देता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। बड़े क्षेत्र वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को छोटे पैमाने वाले मानचित्र पर दर्शाया जाता है। मानचित्र पर पठारों को दर्शाने के लिए केवल लाल रंग का इस्तेमाल नहीं होता। जैसे यहाँ पे लिखा है कि नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों के लिए, जैसे तालाब हो गए, समुद्र हो गए, जहाँ भी पानी है उसको नीले कलर से दिखाया जाता है। भूरा रंग पर्वतों के लिए, पीला रंग पठारों और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। सिर्फ हमारा ऑप्शन केवल बी राइट है। इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? हमारा सिर्फ बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, केवल बी राइट है। चलिए, यहाँ पे मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको दे दूँ। देखिए, इसमें स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज़ पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। ध्यान, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। बच्चे करते क्या है कि जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीप देशों को कागज पर दिखाना हो तो उन्हें लगता है कि इसके साथ बड़े पैमाने का प्रयोग करेंगे, तो वो इसका राइट आंसर बड़े लिख देते हैं, यानी कि बड़े पैमाने का प्रयोग करेंगे हम। छोटे के लिए छोटे पैमाने लिख देते हैं। ये जो है कि अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आप कन्फ्यूज हो जाते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज़ पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दिखाता है। मानचित्र पर सिर्फ 5 सेंटीमीटर की दूरी होगी, उसका मतलब क्या होगा कि ये स्थल पर 500 किलोमीटर की दूरी है। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज़ पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जब हम बड़े क्षेत्रफल वाले भाग को दिखाएंगे तो छोटे पैमाने का उपयोग करेंगे, जब हम छोटे क्षेत्रफल को दिखाएंगे तो बड़े पैमाने का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। ध्यान रखिएगा, जो बड़े पैमाने वाले मानचित्र होते हैं वो छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा ज़्यादा जानकारी प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, कहता है कि जैवमंडल में सभी जीवित जीव जंतु एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं पर निर्भर नहीं है। गलत बात है, एक दूसरे पर निर्भर भी हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं पर संबंधित नहीं, ऐसा नहीं है। वो आपस में इंटर रिलेटेड हैं, न तो एक दूसरे पर से संबंधित हैं ना ही निर्भर, ये भी गलत है।
एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं और एक दूसरे पर निर्भर भी हैं। ठीक है, जैव मंडल में सभी जीवित जीव जंतु एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं और देखिए इंटर रिलेटेड भी हैं और इंटर डिपेंडेंट भी हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाता है भाई। अगला प्रश्न हमसे कहता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफेनाक एक पीड़ानाशी दवाई है, डिक्लोफेनाक से किया जाता था, उनके अपमार्जन उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने से मर रहे थे। उनको बचाने के लिए कौन से कदम प्रासंगिक हैं? देखिएगा, डिक्लोफेनाक के उत्पादन पर रोक लगाई जाए, पशुओं के लिए डिक्लोफेनाक के उपयोग पर रोक लगाई जाए, गिद्धों के दूसरे महाद्वीपों की ओर प्रवासन को बढ़ावा दिया जाए, गिद्धों की खानपान की आदतों को बदलने का प्रयास किया जाए, यानी कि उनकी खानपान की आदतें आप बदल देंगे क्या? आरक्षित स्थानों पर गिद्ध के प्रजनन का प्रयास किया जाए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? एक तो ऑप्शन ये है कि पशुओं के लिए डिक्लोफेनाक के उपयोग पर रोक लगाई जाए। ठीक है, और क्या होगा भाई? और आरक्षित स्थानों पर गिद्ध के प्रजनन का प्रयास करना चाहिए। ये हम काम कर सकते हैं, तो बी और ई ऑप्शन जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न हमसे कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सौर ऊर्जा को एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय संसाधन के रूप में देखा जाता है। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल और प्रदूषण का किसी भी नवीकरणीय संसाधन पर प्रभाव नहीं पड़ता। कौन कहता नहीं पड़ता भैया? जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो चीज़ जल्दी खत्म हो जाएगी और फिर देर से तैयार हो पाएगी। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप खर्च करते ही चले जाओ और वो पैदा होती ही चली जाएगी। फर्क पड़ता है, प्रदूषण का भी फर्क पड़ता है। ये ऑप्शन हटा दो, एक सही है, बी नहीं सही है। कथन एक सही है लेकिन कथन बी गलत है। अगला प्रश्न हमसे कहता है, गल्फ स्ट्रीम उदाहरण है। गल्फ स्ट्रीम किसका उदाहरण है? गर्म जलधाराओं का, ठंडी जलधाराओं का, या फिर महासागरीय धाराओं का, पवनों का? तो गल्फ स्ट्रीम जो धारा है वह कैसी धारा है? गल्फ स्ट्रीम हमारी गर्म जलधाराओं का उदाहरण है। गल्फ स्ट्रीम वार्म करंट, गर्म जलधाराओं का उदाहरण है। और अगर यहाँ पे ठंडी जलधाराओं का क्या हो जाएगा? लेब्राडोर महासागरीय धाराएं ठंडी जलधाराएं होती हैं, जिनको हम शीत जलधाराएं भी कहते हैं। ठीक है, तो गल्फ मतलब गर्म धाराएं हैं और ठंडी शीत जो होती हैं वो हमारी लेब्राडोर धाराएं होती हैं। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है पवनों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी को डोल ड्रम्स भी कहा जाता है। हॉर्स अक्षांश उच्च दाब क्षेत्र हैं। कौन सा ऑप्शन? दोनों ही पॉइंट हमारे यहाँ पे सही हो जाते हैं। कहता है ऋतु प्रवास हेतु लोग अक्सर रहते थे कहाँ? शहरों में, स्थायी बस्तियों में, अस्थायी बस्तियों में, फिर खुले में बिना किसी आश्रय के। तो ये लोग कहाँ रहते थे? सिंपल सी बात है, अस्थायी बस्तियों में रहते थे। कहाँ? टेम्पररी सेटलमेंट्स में रहते थे। कहता है अगर किसी शैल में तांबा मौजूद है तो उस शैल का रंग क्या होगा? अगर किसी शैल में तांबा मौजूद है तो उस शैल का रंग नीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। संभाव्य संसाधन का निकट भविष्य में इस्तेमाल हो सके, इसके लिए कौन सा कदम उठाया जाना चाहिए? तो इसके लिए संसाधन से जुड़ी हुई प्रौद्योगिकी के स्तर को बढ़ाना चाहिए, या उस संसाधन के इस्तेमाल को लेकर नीति बनाई जाए, समाज में जागरूकता फैलाई जाए प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण को कम करके। तो संभाव्य संसाधन का निकट भविष्य में इस्तेमाल हो सके, इसके लिए हम क्या करेंगे? संसाधन से जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी के लेवल को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि सूती वस्त्र उद्योग और जूट आधारित उद्योगों में कुछ समान लक्षण मौजूद हैं, जिसकी वजह से इन्हें सनराइज उद्योग के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल गलत ऑप्शन, बिल्कुल ही गलत ऑप्शन हमारा हो जाएगा। सनराइज उद्योगों में सूर्य की किरणों की तीव्रता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कैसी बात करते हो यार? दोनों ही ऑप्शंस गलत हैं, ए और आर दोनों गलत हैं। देखिए, उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाने जाते हैं। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार और ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल हैं। ठीक है, तो ये हमारे ए और बी दोनों ऑप्शन यहाँ पे राइट हो गए, यानी कि दोनों ही गलत हैं। अगला प्रश्न है, हमारे राष्ट्रगान के बंगाली में हिंदी अनुवाद किसने किया था? हमारे राष्ट्र को बंगाली में अनुवाद किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सरोजिनी नायडू, सुभाष चंद्र बोस। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर भैया? इसका राइट आंसर
रविंद्रनाथ टैगोर, जैसा कि आयोग ने सीटेट आयोग ने क्वेश्चन पूछा, फिर इसका आंसर राइट रविंद्रनाथ टैगोर ही बताया था। ठीक है, तो सीटेट में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसको उन्होंने यही आंसर माना है, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, कहता है निम्नलिखित में से क्या विविधता नहीं बल्कि भेदभाव का एक उदाहरण है। आपको बताना है कि कौन सी चीज विविधता नहीं है बल्कि भेदभाव है। एक अपार्टमेंट में कुछ परिवार होली का त्यौहार मनाते हैं तो कुछ क्रिसमस का। ये तो डाइवर्सिटी है सर, ये तो विविधता है भाई, है ना। विविध अलग अलग प्रकार के त्यौहार मनाए जा रहे हैं, बहुत वेरी गुड है। अरे विविधता ही तो हमारे भारत की पहचान है ना, हमारे भारत की सुंदरता है कि हम लोग अलग अलग तरह की भाषा बोलते हैं, कपड़े पहनते हैं, त्यौहार मनाते हैं। ठीक है, डाइवर्सिटी है। एक स्कूल में कुछ बच्चे कुर्सियों पर बैठते हैं और कुछ को जमीन पर बैठाया जाता है, ये आप भेदभाव कर रहे हो। ये डाइवर्सिटी नहीं है, ये भेदभाव है। ठीक है, ये क्या है, ये भेदभाव कर रहे हैं आप कि कुछ बच्चे कुर्सियों पर बैठे हैं, कुछ जमीन पर। क्यों भाई, जमीन वाले को भी या तो कुर्सी पर बैठा दो या कुर्सी वालों को जमीन पर बैठा दो। ठीक है, एक बाजार में कुछ विक्रेता मछली बेचते हैं, कुछ फल बेचते हैं, कुछ दाल चावल बेचते हैं, कुछ अलग प्रकार की सब्जी, यानी कि ये डाइवर्सिटी है, ये विविधता है। एक गली में कुछ घर सफ़ेद रंग के हैं, कुछ पीले, ये भी डाइवर्सिटी है। भेदभाव तुम यहाँ कर रहे हो जहाँ बच्चों को कुछ को कुर्सी पर बैठा रहे हो, कुछ को नीचे बैठा रहे हो। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कहता है एक राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। एक राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। गवर्नर ऑफ द स्टेट किसके माध्यम से होती है, गवर्नर ऑफ द स्टेट के माध्यम से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में नगर प्रशासन के संबंध में सही नहीं है, गलत कौन सा है इसमें। देखिए, नगर निगम शहरों में स्कूल एवं अस्पतालों का प्रबंधन करते हैं, बड़े शहरों में नगर पालिकाएं होती हैं, नगर निगम संपत्ति कर की उगाही करते हैं, एक वार्ड पार्षद एक चुना हुआ सदस्य होता है। तो गलत यह है कि बड़े शहरों में नगर पालिकाएं होती हैं जबकि बड़े शहरों में नगर निगम होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है वह हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए, इतनी बात क्लियर है। बड़े शहरों में नगर पालिकाएं होती हैं, ये यहाँ पे सही नहीं है, बड़े शहरों में नगर निगम होते हैं। चलिए, 32 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन स्वरोजगार में संलग्न है, किसका यहाँ पे अपना काम है। एक कपड़े के कारखाने में काम करने वाला श्रमिक, इसका अपना काम थोड़ा ना है, ये जो है ये सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं है। एक सौंदर्य प्रसाधन ब्रांड की विक्रेता, ये भी किसी की विक्रेता है, ये सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं है। एक रिक्शा चलाने वाला, इसका खुद का रिक्शा है, सेल्फ एम्प्लॉयड है। कॉल सेंटर का कर्मचारी दूसरे का काम कर रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं है। सेल्फ एम्प्लॉयड यहाँ पे कौन हो जाएगा, एक रिक्शा चालक, एक रिक्शा पुलर जो है वो स्वरोजगार, खुद का रोजगार है उसका। ठीक है, किसी के अंडर काम नहीं कर रहा। राजीव के पास 15 एकड़ उर्वर जमीन है, उसे 1 लाख रुपए का ऋण बीज खरीदने के लिए सरकारी बैंक से मिला है। वह संभवतः किस परिवार से, क्या वो दुकानदार है। सिंपल सी बात है, 15 एकड़ ज़मीन है उसके पास, है ना, और जो है कि बीज खरीदने के लिए सरकार से 1 लाख रुपया ले रहा है। दुकानदार थोड़ी ना है, ना तो छोटा किसान है, खेत मजदूर भी नहीं है, वो बड़ा किसान है। 15 एकड़ ज़मीन है उसके पास, कौन है, बड़ा किसान है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कहता है निम्नलिखित में से किस वर्ग के लिए संसद में आरक्षण की मांग लंबे समय से चलती आ रही है। किसके लिए भैया, अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए, एंग्लो इंडियन समुदाय या फिर महिलाओं के लिए। सिंपल सी बात है, महिलाओं के लिए, महिला वर्ग के लिए संसद में आरक्षण की मांग लंबे समय से चलती आ रही है। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है आमार जिबारी एक डैश के अनुभवों का विवरण करती हुई एक आत्मकथा है। आमार जिबारी जो है किसकी, तो आमार जिबारी एक जो है हाउसवाइफ यानी कि एक गृहिणी के अनुभवों का विवरण करती हुई एक आत्मकथा है। ठीक है, आमार जिबारी जो पुस्तक है इसकी लेखिका कौन है, ये रास सुंदरी देवी। कौन है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। रास सुंदरी देवी जो है वो इस किताब की लेखिका हैं। अच्छा, अगर पूछ ले कि आमार जिबारी जो पुस्तक है इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो आप क्या बताएंगे, इसका प्रकाशन 1876 में हुआ था। सर कब हुआ था, 1876 में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, कहता है कि उच्चतम न्यायालय ने किस मौलिक अधिकार का विस्तार करते हुए जीविका के अधिकार को उसका एक अंग बताया है। किस मौलिक अधिकार का विस्तार करते हुए, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू लाइफ या फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार का जो है कि विस्तार करते हुए। किसका विस्तार करते हुए बताया था,
इन्होंने राइट टू लाइफ जीवन के अधिकार का विस्तार करते हुए जीविका के अधिकार को उसका एक अंग बताया है। राइट टू लाइफ ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से भारतीय संविधान के वैध कार्य हैं। यह विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ साथ रहने के लिए आवश्यक विश्वास का एक स्तर पैदा करता है और यह उल्लेख करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा। यह अभिव्यक्त करता है कि कौन, कैसे और किस आस्था का पालन करेगा। नहीं, ये हमारा संविधान थोड़ा ना तय करता है कि कौन, कैसे और किस आस्था का पालन करेगा। नहीं, जिसकी जो मर्जी वो उस आस्था में विश्वास रखे, उस आस्था का पालन करे, जैसे चाहे वैसे पालन करे, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं है। तो सिंपल सी बात है, सी हट जाएगा, केवल ए और बी जो ऑप्शन है वह राइट हो जाएगा। फिर प्रश्न नीचे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित नहीं है। कौन है इसमें जो घरेलू हिंसा से नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए, महिला का उसके पति द्वारा यौन उत्पीड़न जो किया जाता है, ये भी घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित है, ठीक है। ये भी घरेलू हिंसा में आता है। घर के भीतर मौखिक और भावनात्मक धमकियां आप दे रहे हो, ये भी घरेलू हिंसा है। घर के भीतर एक महिला का आर्थिक शोषण कर रहे हो, ये भी आपका घरेलू हिंसा में आ जाएगा। महिला की जाति के आधार पर सामाजिक भेदभाव जो है, ये घरेलू हिंसा में ये जो है कि घरेलू हिंसा के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तो जो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 है, उसमें हमारा ये ऑप्शन डी इंक्लूड नहीं है। महिला की जाति के आधार पर सामाजिक भेदभाव इसमें सम्मिलित नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा बाहर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न कहता है 1989 में लाया गया एक अत्याचार निवारण कानून निम्नलिखित में से किन्हें संरक्षण प्रदान करने की चेष्टा करता है। अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं को, धार्मिक अल्पसंख्यक को, या फिर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों को। तो ये करता है हमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को संरक्षण प्रदान करने की चेष्टा करता है। ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़िए, कहता है मध्याह्न भोजन योजना ने स्कूलों में डैश पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता की है। तो जो स्कूलों में जो मिड डे मील चलाया गया, मध्याह्न भोजन योजना कार्यक्रम चलाया गया, उससे हुआ ये कि जो जातीय भेदभाव था कि ये बड़ी जाति का है, ये छोटी जाति का है, नीची जाति का है, ठीक है, ये दलित है, इस तरीके से उस भेदभाव को ख़त्म करने में बहुत सहायता मिली है। जैसे खाना बनाने के लिए दलित महिला को रखा गया है ना, और स्कूल में अलग अलग जाति धर्म समुदाय के बच्चे होते हैं, साथ में बैठ के खाना खाते हैं। इससे क्या होता है, जो जातीय भेदभाव था वो कम हुआ, उसको कम होने में सहायता मिली। ऑप्शन बी राइट हो गया। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का ध्यान मुख्य रूप से केंद्रित होता है। जो उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का ध्यान विद्यार्थियों को समकालीन मामलों एवं समस्याओं से परिचित कराने पर केंद्रित होता है, ठीक है। पर्यावरण, संसाधनों और विकास से संबंधित मुद्दों पर सही दृष्टिकोण विकसित करने पर केंद्रित होता है। भारतीय इतिहास के अध्ययन के माध्यम से बहुलवाद एवं परिवर्तन की संकल्पनाओं पर बल देने पर भी ध्यान केंद्रित होता है। सारे ही ऑप्शन हमारे सही हैं, इसलिए ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, क्योंकि ए बी सी तीनों राइट हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न कहता है, देखिएगा क्वेश्चन कहता है कि पांडुलिपियां एवं प्रलेख इतिहासकारों को विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराते हैं। जी बिल्कुल, परंतु उन्हें जनसाधारण द्वारा, जैसे हम लोग आम लोग, ठीक है, उनके द्वारा उपयोग किया जाना कठिन है। क्यों? क्योंकि पांडुलिपियों का कूटानुवाद करना कठिन। ये बात सही है कि मतलब वो लिखा क्या है वो हमारे समझ में ही नहीं आएगा, हम उसका अनुवाद ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो इसलिए वो हमारे लिए कठिन है। पांडुलिपियों का कूटानुवाद करना हमेशा सरल कार्य नहीं होता है। पांडुलिपियों की मौलिकता की जांच की चुनौतियां हैं, तो इसमें ये भी ठीक है। पांडुलिपियां ढूंढना सरल है, इसलिए भी जनसाधारण को आकर्षित नहीं, ऐसा थोड़ा है कि ढूंढना ही सरल है। हमारा ऑप्शन ए और सी यहाँ पे ठीक है, ए और सी ऑप्शन जो है वह राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कहता है सीखने से संबंधित अक्षमता लर्निंग डिसेबिलिटी वाले विद्यार्थी श्रेष्ठ रूप से दूसरे विद्यार्थियों के साथ सीख सकते हैं। विशिष्ट बच्चों के साथ सीख पाएंगे, विशेष के साथ समावेशी शिक्षा में कक्षा में सीख पाएंगे, या डिजिटल के माध्यम से। तो जो लर्निंग डिसेबिलिटी वाला बच्चा है जिसको सीखने में दिक्कत आ रही है, वो कहाँ सीखेगा? वो समावेशी शिक्षा में। समावेशी शिक्षा में क्या होता है कि सभी बच्चों को एक साथ
पढ़ाया जाता है, एक साथ बिठाया जाता है, एक साथ सबको सिखाया जाता है, तो वहाँ पे वो सीख लेगा। ठीक है, चलिए, जहाँ पे हर बच्चे को इंक्लूड किया जाता है, शामिल किया जाता है, तो समावेशी कक्षा में बच्चा बेहतर सीखेगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। एक अध्यापक विद्यार्थियों को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करके हर ग्रुप को अलग अलग काम देता है कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें इस प्रोजेक्ट पे काम करना है, तुम्हें ये क्वेश्चंस लगाने हैं। जब विद्यार्थी अपने ग्रुप में काम कर रहे हो तब अध्यापक को क्या करना चाहिए? समय का सदुपयोग करते हुए श्यामपट्ट को साफ कर लेना चाहिए। अच्छा, मतलब खाली है तो श्यामपट्ट साफ करोगे, ब्लैक बोर्ड साफ करने पर लग जाओगे, हटा दो इसको। अगले शिक्षण बिंदु को पढ़ाने की तैयारी की। ऐसा है कि बच्चों को इसमें हमने बिजी कर दिया है, अब हम दूसरा जो टॉपिक पढ़ाएंगे उसको तैयार कर लेते हैं। ठीक है, ये भी गलत है हमारा ऑप्शन। तो फिर क्या होगा? समय का सदुपयोग करते हुए प्रश्न पत्र तैयार। चलो, बच्चों को इस काम में लगा दिया, हम क्वेश्चन पेपर बना लेते हैं, ये भी गलत है। एक समूह से दूसरे समूह में जाकर विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए, क्योंकि भाई बच्चों को अपने प्रोजेक्ट करने के लिए तो दे दिया, काम तो अलग अलग डिवाइड कर दिया, लेकिन बच्चे उस काम को अच्छे से, जरूरी है ये तो जरूरी नहीं कि बच्चे बहुत अच्छे से कर ही रहे होंगे, उनको समस्याएं भी आएंगी, कहीं पे अटक भी जाएंगे, फंस भी जाएंगे, कोई टॉपिक समझ में भी नहीं आ रहा होगा, तो वहाँ पे आपको ग्रुप टू ग्रुप जा करके क्या करना होगा? बच्चों की हेल्प करनी होगी, है ना, उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए, उनकी प्रगति की जांच करनी चाहिए कि कौन सा ग्रुप अच्छा कर रहा है, कौन बच्चा बढ़िया कर पा रहा है ना, किस बच्चे को ज़्यादा समस्या आ रही है, तो वहाँ पे आपको ध्यान देना है। ऐसा थोड़ो कि समय का सदुपयोग, चलो ब्लैक बोर्ड साफ कर लेते हैं, गलत बात है। अगला प्रश्न आपसे कहता है, प्रारंभिक कक्षा में पृथ्वी में अक्ष एवं गतियों को प्रभावी रूप से समझाने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? आप अक्ष और गतियाँ समझाना चाह रहे हो। छात्रों को पृथ्वी का एक चित्र बनाकर उसके बीच में एक रेखा खींचकर अक्ष को प्रदर्शित करना चाहिए कि एक चित्र बना दिया पृथ्वी का और उसके बीच में रेखा खींच रहे हो, या फिर ग्लोब का प्रयोग करके चर्चा करना। ये बात ठीक है, ग्लोब ले जाओ, ग्लोब का प्रयोग करो आप। ठीक है, एक बॉल के बीच में एक बड़ी सुई से छेद करके उसकी समानता पर चर्चा करनी चाहिए। ये भी ठीक है, हम एक बॉल के बीच में भी बड़ी सुई से छेद करके उसको दिखा सकते हैं, अक्ष और गति दिखा सकते हैं। ठीक है, पृथ्वी के बारे में कि कैसे पृथ्वी घूमती है। मानचित्र का प्रयोग करते हुए इन दोनों नहीं, मानचित्र का प्रयोग करके हम कैसे दिखा पाएंगे इसका अक्ष और गति और पृथ्वी कैसे घूमती है? नहीं दिखा पाएंगे, हटा दो इसको, डी हटा दीजिए आप। ठीक है, और ए भी हटा दीजिए, बी सी बचता है हमारे पास। ऑप्शन बी और सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए भाई, विविधता में एकता। ठीक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। विविधता में एकता के विचार की परिचर्चा के दौरान एक टीचर उन गीतों एवं कला के स्वरूपों का विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करता है जो स्वतंत्रता संग्राम के समय देश के विभिन्न भागों में उभरे थे। शिक्षक कक्षा में निम्नलिखित में विविधता के स्वरूप लाता है। वो सांस्कृतिक विविधता लेकर के आता है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, रिलीजियस डाइवर्सिटी, या फिर रीजनल डाइवर्सिटी। तो यहाँ पे बात हो रही है गीत और कला की। गीत और कला क्या है? गीत और कला किससे जुड़े हैं? ये हमारी सांस्कृतिक विविधता है, ये हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। कहीं का संगीत, कला, वहाँ के तौर तरीके, रीति रिवाज, ये सब संस्कृति के अंतर्गत आ जाते हैं। कहता है कि मौसम संबंधी उपकरणों के प्रयोग द्वारा मौसम की सूचना को एकत्रित करना उदाहरण है डैश के संग्रहण का। ये किसके संग्रहण का उदाहरण है? ये हमारा प्राथमिक डेटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राइमरी डाटा हो जाएगा। अगला प्रश्न लीजिए, 48 नंबर क्वेश्चन कहता है सामाजिक विज्ञान के अधिगम का आकलन उपयोगी नहीं है। सामाजिक विज्ञान के जो भी लर्निंग है उसका आकलन उपयोगी नहीं है, क्योंकि लर्नर जो है वो विविध पृष्ठभूमियों से होते हैं, इसलिए उपयोगी नहीं है। एक समय अवधि में लर्नर्स में प्रोग्रेस का पता लगाने में सहायक होते हैं। जी बिल्कुल, अधिगम का आकलन जो है वो बहुत ज़रूरी है। इससे एक टाइम पीरियड में क्या होता है, जो भी बच्चे हैं, लर्नर्स हैं, उनमें कैसी प्रोग्रेस हो रही है इसका पता लगाने में हेल्पफुल होते हैं। सामाजिक कौशल में कमजोरियों का पता लगाने में सहायक होते हैं। शैक्षिक सेक्टर में प्रगति का पता करने में सहायक होते हैं। नहीं, बेस्ट ऑप्शन हमारा ये है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कथन है कि कपड़े को वहाँ बनाया जा सकता है जहाँ कपास, जल के स्रोत, कामगारों की आबादी एवं नौपरिवहन के लिए परिवहन तंत्र सभी उपलब्ध हों। ये किसका उदाहरण है? क्षेत्रीय संगठन का, संस्थान का, स्थानिक अन्योन्य क्रिया, या फिर जनसांख्यिकी का। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा? ये हमारा स्पेशल इंटरेक्शन का उदाहरण हो जाएगा, स्थानीय अन्योन्य क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। इंडस शब्द को संस्कृत में डैश कहा जाता है।
क्या कहा जाता है भाई इसको? इंडस शब्द को संस्कृत में सिंधु कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है? सिंधु कहा जाता है। आपने अगर हमारी एनसीईआरटी जो थ्योरी क्लासेज है अगर उनको देखा होगा आपने तो आपको पता होगा। ठीक है, हमने बहुत डीप समझाया है उसमें, बड़े आराम से प्रेम से समझाया है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा महापाषाण युगीन स्थल है? ब्रह्मगिरी, दाउजली हेडिंग, भीमबेटका, मेहरगढ़। कौन सा महापाषाण युगीन स्थल है? तो वह हमारा ब्रह्मगिरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रह्मगिरी जो है यह महापाषाण युगीन स्थल है। चलिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के दरबार में एक इतिहासकार मिनहाज सिराज के संबंध में सही है? देखिए, उसने स्वीकार किया है कि रजिया अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी। जी हाँ, जो इतिहासकार थे मिनहाज सिराज, उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि जो रजिया है वो अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी। वो एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। मिनहाज सिराज एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा। दोनों ही ऑप्शन हमारे बहुत ठीक हैं, ए और बी दोनों सही हो जाते हैं, इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी के साथ में चले जाएंगे। कथन ए को पढ़ें, सही विकल्प चुनें। कहता है ब्राह्मणों को सामिष भोजन करने की अनुमति नहीं थी। जी बिल्कुल नहीं थी, मैंने आपको इसको पढ़ाया भी है, सब कुछ पढ़ाया है, पिछली बार भी हमारे नोट से ही पूरा पेपर आया था। कहता है बृहद्धर्म पुराण जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, इसने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास क्योंकि वहाँ पे मुख्य भोजन मछली ही था, इसलिए जो है उन्होंने क्या किया कि स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दे दी थी। दोनों ऑप्शन हमारे सही हो जाते हैं। कहता है 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने भारत पर पुनः नियंत्रण पाने के लिए निम्नलिखित बदलाव किए। क्या बदलाव किए थे भाई? देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित किए गए। ठीक है, मानते हैं। भारतीय सिपाहियों को संतुष्ट करने के लिए उनके अनुपात को बढ़ाया गया, ऐसा नहीं है। खेती हरियों को भूस्वामियों से सुरक्षित रखने के लिए नीतियां बनाई गई, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। और फिर क्या है, अंग्रेजों ने भारत के लोगों के धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का डिसीजन लिया, ये बात ठीक है। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे ए और डी राइट हो जाएगा। ए और डी मतलब ऑप्शन सी सही है। फिर कहता है भारत में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में भारत के छापे गए सूती कपड़े छींट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून पारित किया था? सूती अधिनियम या कैलिको अधिनियम, छींट अधिनियम या फिर भारत व्यापार अधिनियम? कौन सा अधिनियम लागू किया गया था? वह था कैलिको अधिनियम। प्यारे दोस्तों, क्या था? वह था हमारा कैलिको अधिनियम। आगे बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही विकल्प चुनें। बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी सरकार, हिंदू भूस्वामियों, महाजनों और मिशनरियों का सहयोग किया था। नहीं, इनका विरोध किया था सबका। क्या किया था? चाहे वो अंग्रेजी सरकार हो, हिंदू भूस्वामी, महाजन, इनका विरोध किया था, इनका सहयोग नहीं किया था भाई। अंग्रेजों की भूमि नीतियां मुंडाओं की परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामी और महाजन मुंडाओं की जमीन छीनते जा रहे थे, इसीलिए तो उसने विरोध किया था। और मिशनरी मुंडाओं की परंपरागत संस्कृत की आलोचना भी कर रहे थे। ये सारे रीजन थे, इसीलिए जो है बिरसा मुंडा ने इनका विरोध किया था। ए गलत है, बी सही है। हमारा क्या हो जाएगा? ए गलत है, बी सही है। हाँ, बी सही है किंतु ए गलत है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। कहता है अलीगढ़ आंदोलन का आरंभ डैश वर्ष में हुआ था। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी भाई? ये हुई थी 1875 में, 1875 में। कहता है निम्नलिखित में से किसने आर्य समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, स्वामी विवेकानंद ने या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती ने? तो आर्य समाज की स्थापना करने वाले कौन थे? वह थे हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाए। अच्छा, हुई कब थी? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। कब हुई थी? 1875 में हुई थी। अब यहाँ पे हम लोग मैच करेंगे, देखिएगा। कहता है कि यंग बंगाल मूवमेंट, देखिए किसके साथ जाएगा? तो यंग बंगाल मूवमेंट की अगर हम बात करें तो ये जुड़ा है हेनरी डेरोजियो से। मैंने शुरुआत में इसके बारे में आपको बताया था।
ठीक है। यंग बंगाल मूवमेंट किससे जुड़ा है? हेनरी डेरोजे के साथ में। फिर रामकृष्ण मिशन जो है ये स्वामी विवेकानंद से जुड़ा हुआ है। अलीगढ़ आंदोलन जो है ये सैयद अहमद खान के साथ चला जाएगा। स्वाभिमान आंदोलन किसने शुरू किया था? ईवी रामास्वामी नायकर, जिसको पेरियार कहते हैं, इन्होंने शुरू किया था। तो ए जाएगा हमारा 4 के साथ में, बी चला जाएगा, बी गया स्वामी दयानंद विवेकानंद के साथ में, 3rd के साथ में, अलीगढ़ आंदोलन 1st के साथ में, फिर डी ऑप्शन 2nd के साथ में, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, कहता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की सहभागिता के संदर्भ में कथन ए और बी पर विचार करें। बड़ी संख्या में महिलाओं ने महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया था। ठीक है। दोनों अंग्रेजी अधिकारियों तथा राष्ट्रवादी भारतीयों ने यह महसूस किया कि आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी ने राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत ताकत दी है। दोनों ही ऑप्शंस राइट हैं, ए और बी दोनों ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाते हैं। संविधान सभा की बैठकें किस या किन स्थानों पर हुई थी? नई दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। कहाँ कहाँ हुई थी? तो जो संविधान सभा की बैठकें थी हमारी, वो कहाँ हुई थी? ये हमारी केवल जो है कि नई दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। कौन सा कथन सही है बताइएगा? बाह्य ग्रह चट्टानों से बने हैं, बाह्य ग्रह आकार में छोटे ग्रह हैं, आंतरिक ग्रह सूर्य से बहुत दूर हैं, आंतरिक ग्रह चट्टानों से बने हैं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो देखिए, ये हमारा जो आंतरिक ग्रह है वो चट्टानों से बने हैं। इनर प्लैनेट्स आर मेड अप ऑफ रॉक्स। ऑप्शन जो डी है वहाँ राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, फिर कहता है कि अंटार्कटिका में शोध केंद्र, अंटार्कटिका में शोध केंद्र है। विश्व की सबसे लंबी नदी भैया कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका के बीच संकरी भूमि को क्या कहते हैं? बताइएगा। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बीच जो संकरी भूमि है उसको कहते हैं पनामा स्थल संधि। क्या कहते हैं? पनामा स्थल संधि। ठीक है, यानी कि डी 2nd हो जाएगा हमारा। डी 2nd यहाँ भी है, डी 2nd यहाँ भी है। फिर है विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है वह कौन है? ये अमेजन ही है। ठीक है, तो ये हमारा चला जाएगा सी 3rd के साथ में। ठीक है, तो और उसके बाद हमारा है विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, तो हमारा बी 1st के साथ में जाएगा। और अंटार्कटिका में शोध केंद्र दक्षिणी गंगोत्री, ऑप्शन ए 4 हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको मैच कर देंगे। ठीक है, ओके। चलिए अगला प्रश्न कहता है विषुवत वृत्त के बारे में दिए गए निम्न कथनों को पढ़िए, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। विषुवत वृत्त एक ग्लोब पर खींची गई वास्तविक रेखा है। वास्तविक नहीं, काल्पनिक रेखा है सर। क्या है? वास्तविक नहीं है, काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को 2 भागों में बांटती है। हटा दो। विषुवत वृत्त सबसे लंबा अक्षांश है। बात तो ठीक है। विषुवत वृत्त 180 डिग्री अक्षांश को दर्शाता है। नहीं, ये 0 डिग्री अक्षांश को दर्शाता है। 0 डिग्री अक्षांश को दर्शाता है, इसलिए ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। केवल ऑप्शन बी सही है। याम्योत्तर के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। याम्योत्तर जो है वहाँ क्या हो जाएगा? ये देशांतर रेखाएं हैं। विषुवत वृत्त के समांतर रेखाएं नहीं हैं, ये अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। ए और सी सही है। इसमें क्या हो जाएगा? ए और सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। प्रवाल भित्तियों के बारे में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन करना है आपको। प्रवाल भित्तियों के बारे में देखिए, प्रवाल बड़े समुद्री जीवों के कंकाल हैं? नहीं। प्रवाल भित्तियां समुद्र तट को कटाव से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनके कंकाल बच जाते हैं। इन कंकालों के इकट्ठे होने से प्रवाल द्वीप बनते हैं। ये मैंने आपको जब हम थ्योरी पढ़ा रहे थे तो उसमें मैंने इसकी इमेज भी आपको दिखाई थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन बी और सी दोनों ही सही हो जाते हैं। आगे बढ़िए, कहता है एक प्रारंभिक स्तर की शिक्षिका अपनी कक्षा में रेगिस्तान में जीवन की थीम पढ़ाना चाहती है। निम्न में से किन विशेषताओं को कक्षा की चर्चा में स्थान मिलना चाहिए? रेगिस्तान में जीवन की थीम पढ़ाना चाह रही है तो वो किस किस बातों को इंक्लूड करे, शामिल करे? यहाँ पे वो अत्यधिक तापमान की बात करेगी, निम्न बारिश की बात करेगी। ठीक है, ये सभी चर्चाएं क्लास में होनी चाहिए। बहुत कम वनस्पति की बात होगी, शुष्क प्रदेशों की बात होगी। सारे ही ऑप्शन सही है। रेगिस्तान में जीवन की थीम पढ़ाना चाहती है तो इन सभी विशेषताओं को कक्षा की चर्चा में स्थान मिलना चाहिए भाई।
अगला प्रश्न है, भूगोल की एक शिक्षिका अपनी प्रारंभिक स्तर की कक्षा में कायांत्रित शैलों से बने स्मारकों के बारे में चर्चा करना चाहती है। निम्न में से किन उदाहरणों को उसे प्रयोग में लेना चाहिए? वो कायांत्रित शैलों से बने स्मारकों के बारे में बताना चाहती है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे उसको क्या करना चाहिए। देखिए ताजमहल, ठीक है, कायांत्रित शैलों से बने स्मारक की अगर चर्चा करनी है तो ताजमहल, ताजमहल किससे बना है? संगमरमर से बना है, तो यहाँ पे ताजमहल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लाल किला हमारा बलुआ पत्थर से बना है, ये इसके साथ नहीं जाएगा, तो ऑप्शन बी हट जाएगा, केवल ए ऑप्शन राइट है हमारा। क्या हो जाएगा? केवल ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि दिए गए मौसम मापकों का कॉलम सेकंड में दी गई मौसमी घटना से मिलान कीजिए। थर्मामीटर से हम टेम्परेचर, वायु का तापमान मापते हैं, वायु दाब मापी से वायु दाब मापते हैं, वात दिग्दर्शी से हम क्या करते हैं? पवन की दिशा मापते हैं, वर्षा मापी से हम बारिश की मात्रा मापते हैं। तो कुल मिलाकर के हमारा इसमें ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन जाएगा A3 B4 C1 D2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो गया। समताप मंडल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए, समताप मंडल के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है ये ठीक है। इसमें ओजोन परत होती है, ये भी ठीक है। उल्कापिंड इस परत में जल जाते हैं, तो उल्कापिंड जो होते हैं वो इसमें नहीं, मध्यमंडल में जलते हैं। किसमें? उल्कापिंड मध्यमंडल में आने पर उल्कापिंड जल जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन हट जाएगा। बाकी ए और बी दोनों ही ऑप्शंस सही हैं। ठीक है, समताप मंडल जो है ये क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है, और हवाई जहाज उड़ाने के लिए ये समताप मंडल जो होता है बहुत ही आदर्श होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए और बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। कहता है कि एक सुखद मनोरम भूदृश्य एक संसाधन नहीं है। ये बात गलत है। एक सुखद मनोरम भूदृश्य जो है वह भी एक संसाधन है। एक संसाधन को हमेशा आर्थिक मूल्य वाला होना अनिवार्य है, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक सुखद मनोरम भूदृश्य का कोई आर्थिक मूल्य नहीं है। ठीक है, ए सही है, आर गलत है। ए सही है लेकिन आर यहाँ पे हमारा गलत हो जाएगा। नहीं, गलत तो दोनों ही है, क्योंकि एक सुखद मनोरम भूदृश्य एक संसाधन नहीं है। ठीक है, तो ये गलत है क्योंकि वो तो एक संसाधन है। दोनों ही गलत है भाई, ए और आर दोनों ही गलत हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न कहता है हमसे कि सतत पोषणीय विकास के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिएगा। सतत पोषणीय विकास का तात्पर्य संसाधनों का अधिकतम दोहन करना है। नहीं, सतत पोषणीय विकास का तात्पर्य है कि आप संसाधनों का इस प्रकार से प्रयोग करें कि फ्यूचर के लिए वो बची भी रहें। ठीक है, कम थोड़ा जरूरत के हिसाब से कम प्रयोग करो, ये हटा दीजिए। सतत पोषणीय विकास के अभाव में नवीकरणीय संसाधन निश्चित रूप से शीघ्र समाप्त हो सकते हैं। जी बिल्कुल, अगर आप सतत पोषणीय विकास या उसके सिद्धांतों को ध्यान में नहीं रखेंगे तो जो अनवीकरणीय संसाधन है, जो एक बार खत्म होने पर बहुत लंबे समय तक दोबारा नहीं आ पाते, हजारों वर्ष लग जाते हैं, तो वो जल्दी ही शीघ्र खत्म होने के चांसेस उनके बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है वो ए गलत है किंतु बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन एवं चारे की फसल उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है। बात ठीक है आपकी। स्थानांतरित कृषि मुख्यतः अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेशों में प्रचलित है। ये बात गलत है, क्योंकि जो स्थानांतरित कृषि है वो मुख्यतः आर्द्र उष्णकटिबंधीय है, मतलब जहाँ पे नम और जो बारिश वाले क्षेत्र होते हैं उनमें प्रचलित होती है। जैसे हमारे उत्तर पूर्वी भारत में, अमेजन बेसिन में, और मध्य अफ्रीका हो गया, दक्षिण पूर्वी एशिया हो गया, वहाँ पे स्थानांतरित कृषि है। अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेशों में स्थानांतरित कृषि नहीं होती है। इसको हटा दो। ए सही है, बी गलत हो जाएगा। कहाँ गया ऑप्शन हमारा? केवल ए सही है, केवल ए सही है। कहता है लद्दाख में किस धर्म के लोग तिब्बत का मौखिक संग्रह ग्रंथ केसर सागा को गाते हैं और उस पर नाटक भी खेलते हैं? तो वहाँ पे हमारे मुसलमान और बौद्ध धर्म के लोग तिब्बत का मौखिक संग्रह ग्रंथ केसर सागा गाते हैं, उस पर नाटक भी खेलते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से क्या विविधता का एक उदाहरण नहीं माना जा सकता? बहुभाषी समाज, जाति व्यवस्था, धार्मिक बहुलवाद, बहुसंस्कृतवाद। देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारा समाज अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोल रहा है, अलग अलग प्रकार के उनके धर्म हैं। ठीक है,
रीति रिवाज अलग अलग हैं, तो वो क्या है, वो हमारा डाइवर्सिटी है, वो विविधता है। ठीक है, धर्म अलग अलग प्रकार का है, डाइवर्सिटी है। अलग अलग प्रकार का कल्चर है, डाइवर्सिटी। लेकिन जो कास्ट सिस्टम है ये विविधता नहीं है, ये कास्ट सिस्टम विविधता के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न नीचे कहता है, भारत में आम चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो हमारी ईवीएम है, ठीक है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ था? तो इसका प्रयोग सर्वप्रथम 1999 में हुआ था, 1999 में हुआ था। कई जगह इसका आंसर 2004 भी मिलेगा आपको, लेकिन सर्वप्रथम पूछ रहा है इसलिए 1999 हो जाएगा। कई जिलों के विभिन्न तालुकों में भूमि के मामलों का निपटारा डैश द्वारा किया जाता है। तो भूमि के मामलों का निपटारा किसके माध्यम से किया जाता है? ये आपका तहसीलदार के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? तहसीलदार के माध्यम से। निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी संस्था के संदर्भ में प्रासंगिक है? पिछली क्लास में हमने सहकारी संस्था के बारे में आपको ठीक से समझाया था क्वेश्चंस करवाते हुए। देखिए, कहता है सहकारी संस्था बेहतर आय उपलब्ध कराती है और व्यापारियों पर कम निर्भरता रहती है। ठीक है, बड़ी कंपनियों को सहायता नहीं करती है, सदस्यों की क्षमता बढ़ाती है। ए और सी ऑप्शन जो है वहाँ राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साप्ताहिक बाजार के बारे में कौन सा कथन सही है? देखिए, साप्ताहिक बाजार में पक्की दुकानें होती हैं? नहीं, साप्ताहिक बाजार में पक्की दुकानें नहीं होती हैं, क्योंकि ये तो सप्ताह के अलग अलग दिन अलग अलग स्थानों पर ये बाज़ारें लगती रहती हैं। साप्ताहिक बाजार में व्यापारियों को किराया, बिजली का बिल और कर्मचारियों को तनख्वाह देनी नहीं पड़ती है। साप्ताहिक बाजार में ज़रूरत का सभी सामान एक ही जगह पर मिल जाता है। ठीक है, साप्ताहिक बाजार में मिलने वाली अधिकतर वस्तुएं अधिक कीमत में मिलती हैं? ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन जो हमारा सी है वो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य और धर्म के बीच क्या संबंध है? वे एक दूसरे से पूर्णतः अलग हैं, उनके बीच एक सैद्धांतिक फासला है, दोनों के बीच कोई फासला नहीं, उनके बीच मनमाना फैसला है। तो भारतीय संविधान के अनुसार राज्य और धर्म के बीच में एक सैद्धांतिक फासला है। राज्य और धर्म के बीच क्या है? एक सैद्धांतिक फासला है। प्रश्न कहता, अगर ए भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनी जाती है, मतलब कोई भी नाम है, ए से जो भी नाम ले लीजिए आप। ठीक है, ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनी जाती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय वह अपने आप ले सकती है? प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी पसंद के व्यक्ति को चुन सकती है? नहीं। मंत्रिपरिषद के लिए अपनी पसंद के नेता को नामांकित कर सकती है? नहीं। दोनों सदनों से पारित विधेयक पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकती है? ठीक है। निचले सदन में पूर्ण बहुमत होने के बाद भी प्रधानमंत्री को पदच्युत कर सकती है? ऐसा नहीं है। सिंपल सी बात है, अगर वो राष्ट्रपति के रूप में चुनी जाती है तो दोनों सदनों से जो भी बिल पास हुआ है उस पर वो एक बार पुनर्विचार करने के लिए कह सकती है। ऑप्शन सी इज़ द बेस्ट ऑप्शन ऑफ हेयर। कहता है, उड़ीसा के कालाहांडी जिले में स्थित न्यामगिरी पहाड़ी निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का इलाका है? भील, संथाल, गोंड या फिर डोंगरिया कोड? किसका ये जो है किस जनजाति का इलाका है? तो ये डोंगरिया कोंड का इलाका है, डोंगरिया कोंड का इलाका है। ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पृथ्वी पर स्थानों को स्थित करने में विषुवत वृत्त एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। ठीक है, अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर कोई व्यक्ति अपने स्थान का अक्षांश जान सकता है। दोनों ही ऑप्शन हमारे राइट हो जाते हैं। ऋतुओं के कारण के बारे में दिए गए कथनों को पढ़ें, सही विकल्प चुनिए। पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। बात तो ठीक लग रही है। और फिर कहता है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ये भी ठीक है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है? नहीं, पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं और परिक्रमण के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। आए बस समझ में क्या है? देखिए, पृथ्वी के घूर्णन के कारण ऋतुओं में परिवर्तन नहीं होता, घूर्णन के कारण तो दिन और रात होते हैं। ठीक है, ऋतुओं में परिवर्तन परिक्रमण के कारण होता है। ये ए ऑप्शन यहाँ पे ये वाला हटा दीजिए। राइट क्या होगा? ए और बी ऑप्शन ठीक हो जाते हैं हमारे। फिर देखिए, कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मानसून वन होते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। एंड उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पेड़ शुष्क मौसम में अपने पत्ते झाड़ देते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में साल, सागवान और नीम के वृक्ष पाए जाते हैं। क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। ऑप्शन
बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। सहारा रेगिस्तान के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कि आज का सहारा एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। सहारा मरुस्थल की जलवायु गर्म एवं शुष्क है। सहारा में रातें ठंडी होती हैं, तापमान गिर करके लगभग 0 डिग्री हो जाता है। सारी बातें ठीक हैं। सहारा रेगिस्तान में लोग भारी वस्त्र पहनते हैं क्योंकि वहाँ पे धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, इसलिए सारे ही ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन ए बी सी डी सब ठीक हैं। अगला प्रश्न लीजिए। कहता है कि एक तरफ मूल शैल है, दूसरी तरफ कैरंत्रित शैल है। ठीक है, इसको समझना है। पहले यहाँ पे पढ़ लो, मैंने थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ पे टैग कर दी है ताकि आप इसको समझ पाएँ। शैल जो होते हैं वो लुढ़क करके, चटक करके और एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद यानी कि मजबूत नहीं होते हैं। ठीक है, अवसाद दबकर एवं कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की शैलों को अवसादी शैल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। बलुआ पत्थर किससे बनता है? रेत के दानों से। इन शैलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन शैलों पर रहे हैं उनके जीवाश्म भी हो सकते हैं। आग्नेय एवं अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतित शैलों में परिवर्तित हो सकती हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में, चिकनी मिट्टी स्लेट में और चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये तो दोनों ठीक हो गए हमारे, लेकिन बलुआ पत्थर जो है वो किसके साथ जाएगा? बलुआ पत्थर जो है वो हमारा रेत के दानों से बनता है। यहाँ पे संगमरमर लिखा है, ये हट जाएगा। ऑप्शन ए और बी ठीक है आपके। ए और बी दोनों यहाँ पे सही रूप से मिले हुए हैं, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे टैग कर दिया ताकि आप जो है इसके बारे में ठीक से जान लें। कौन सी वायुमंडल की गैसें हैं जो वायुमंडल का एक बड़ा भाग बनाती हैं? तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ऐसी दो गैसें हैं जो वायुमंडल का एक बड़ा भाग बनाती हैं। ठीक है, यानी कि हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन पाई जाती हैं। बाह्य वायुमंडल में मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं। क्या ये बात ठीक है कि बाह्य वायुमंडल में मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं? नहीं भैया, मौसम संबंधित सभी घटनाएं जो होती हैं सर वो कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल में। कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल में। ये बात ध्यान रखिएगा, मौसम संबंधी सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। ये काट दो। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। ये बात ठीक है कि जो है कि बाह्य वायुमंडल जो है यहाँ पे पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर भेज दी जाती हैं, इसलिए ए गलत है, बी सही हो जाएगा। ए गलत है लेकिन बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। आगे बढ़ जाइए। अमेजन बेसिन में वनों के विनाश के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथन ए और बी को पढ़िए, सही विकल्प चुनिए। कहता है बारिश के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है एवं सघन वन बंजर भूमि में बदल जाता है। विकास गतिविधियों के चलते अमेजन बेसिन में वर्षावन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? दोनों ही पॉइंट सही हैं भैया, दोनों ही पॉइंट हमारे सही हैं। लगभग 2300 वर्ष पूर्व तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? हमने आपको खूब पढ़ाया है। वेल्लार, उणवार, उजवार भी कहते हैं, उणवार भी कहते हैं, कड़ैसियार या फिर अधिमई। आपको बता दें पूर्व तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेल्लार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वेल्लार कहा जाता था। साधारण हलवाहों को उणवार कहा जाता था। भूमिहीन मजदूर को कड़ैसियार कहा जाता था। दास या गुलाम को अधिमई कहा जाता था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें ज्ञात है कि हड़प्पाकालीन लोगों ने हल का प्रयोग किया था क्योंकि पुरातत्वविदों को साक्ष्य मिले हैं भैया। किसके? हल मिला है, मोहर पर उत्कीर्ण किया हुआ हल मिला है, खिलौना मिला है या फिर गुफा में बनाए गए चित्र मिले हैं। खिलौना हल मिला है। कैसा? एक छोटा सा हल का टॉय मिला है, खिलौना मिला है। उससे पता चलता है कि लोग हल का प्रयोग करते थे। तमिल महाकाव्य सिलप्पदिकारम की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो ये इलांगो द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? इलांगो द्वारा की गई थी। फिर कहता है निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में सबसे पहले हुआ था? उर्दू, अंग्रेजी, मलयालम या पंजाबी? किसका प्रयोग हुआ था? मलयालम का हुआ था सर। किसका?
मलयालम का हुआ था। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट हो जाएगा। सूती, पहली सूती कपड़ा मिल डैश में स्थापित की गई थी। पहली सूती कपड़ा मिल जो है वो कहाँ स्थापित की गई थी? बम्बई में, बॉम्बे में। कहाँ? बॉम्बे में स्थापित की गई थी। 1840 में बॉम्बे में परमहंस मंडली की स्थापना क्यों की गई थी? विधवा पुनर्विवाह के लिए, जाति उन्मूलन के लिए, लड़कियों की शिक्षा के लिए, महिलाओं की और अधिक स्वतंत्रता के लिए। किसके लिए की गई थी? ये की गई थी जाति उन्मूलन के लिए, एबॉलिशन ऑफ कास्ट। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे जो बी है वह आपका ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन हिंदू शास्त्रों के कट्टर आलोचक थे तथा उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों से निचली जातियों पर अपनी सत्ता और महिलाओं पर पुरुष का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए मनु द्वारा रचित संहिता, भगवद गीता और रामायण जैसी पुस्तकों का सहारा लिया है। किसने कहा था? ये कहा था हमारे जो है कि ईवी रामास्वामी नायकर, पेरियार ने ये बात कही थी। किसने? पेरियार ने। ठीक है, जो कि हिंदू शास्त्रों के कट्टर आलोचक थे। नाम था इनका ईवी रामास्वामी नायकर। निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको इनको अरेंज करना है फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ठीक है, अब ये आप तभी इसको ऑर्डर में लगा पाओगे जब आपको पता होगा कि कौन सी घटना पहले हुई है, कौन सी किसके बाद में हुई। जैसे रॉलेट सत्याग्रह हमारा है, ठीक, जैसे सॉरी यहाँ पे दांडी मार्च है, तो दांडी मार्च कब हुआ? 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ। ये 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ। और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। 8 अगस्त 1942 ध्यान रखिए। फिर आता है रॉलेट सत्याग्रह, ये हमारा 6 अप्रैल 1919 को शुरू हुआ था। 1919 को खिलाफत आंदोलन की बात करें तो ये 1919 से लेकर के 1924 के बीच हुआ था। शुरुआत इसकी भी 1919 में ही हुई थी। अब सबसे पहले कौन सी घटना घटी? सबसे पहले हमारा रॉलेट सत्याग्रह हुआ। ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 को शुरू हुआ था, तो सी पहले आ जाएगा इसमें, सी पहले आ जाएगा। फिर उसके बाद में 1919 से 1924 के बीच में खिलाफत आंदोलन हुआ। ठीक है, जिसकी शुरुआत 1919 में हुई थी, डी आ जाएगा। फिर इसके बाद में 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू हुआ, ए आ जाएगा। फिर उसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई 8 अगस्त 1942 को, तब ये आ जाएगा। इस तरीके से आपको जब डेट याद होगी तभी आप इनको एक ऑर्डर में लगा पाओगे। भारतीय योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय योजना आयोग की जो स्थापना है वह 1950 में हुई थी। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, विविधता में एकता किसके द्वारा रचा गया एक शब्द है? विविधता में एकता जो है यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रचा गया एक शब्द है। तो प्यारे दोस्तों, ये थे आज के हमारे 100 क्वेश्चंस। कैसी रही क्लास कमेंट करके जरूर बताएगा। एंड इसी तरीके से हम आपको डेली 100 क्वेश्चंस का कलेक्शन देते रहेंगे। और अपने दोस्तों तक आप कॉलेज ग्रुप में जहाँ हो सके शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।